जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। हम लोग 28 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 28 प्रैक्टिस सेट देखे हैं और आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, आप लोग हमें अवश्य बताइए। दोस्तों, अभी जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाने हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लेंगे दोस्तों कि पिछले साल जो पेपर हुआ था किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार जो पेपर होगा वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन द्वारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत गति बताइए। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति का औसत गति क्या होगा। अब दो चाल है दोस्तों, दो चाल जब रहता है तो इसकी औसत गति निकालने का तरीका होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, x पहला चाल, y दूसरा चाल है, इस पे रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2x 84 रखिए, 84 गुणे यहाँ पर 66 बटे 84 और 66 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, 150 हो जाएगा दोस्तों। इसको आप 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 22 बार में कटेगा, 22 यहाँ 66। ठीक है भाई, 3 से काटेंगे इसको 50 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों, 25 दूना 50। ठीक है, यानी 84 गुणे 22 करना है। 84 गुणे क्या करना है दोस्तों 22, 84 गुणे 22 यहाँ पर करने हैं आपको। तो करिए गुणा कितना हो रहा है 84 गुणे 22, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 24, 24 के 4 हासिल का 2। ठीक है, 24 के 4 हासिल का 2 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप काटिए, यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 दू 18, यानी 1848 आ गया। इसको भाग देना किससे 25 से, तो 25 से भाग दीजिए कितना बार में जाएगा दोस्तों, 25 से भाग दीजिए कितनी बार में जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 से भाग देंगे आप 1848 में जब 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 7 बार में जाएगा शुरुआत में। तो कितना हो जाएगा 7 बार में जाएगा, तो 7 सत्ते 1848 में दोस्तों, 1848 में आप भाग देंगे किससे 25 से, किससे दोस्तों 25 से। तो 25 से जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। देखिए 7 पच्चे 35 के 5 हासिल का 3 और 7 दूनी 14 3 17, 175 हो गया। घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा भाग दोस्तों, अब कितनी बार जाएगा भाग, तो अब भाग जाएगा कितनी बार, अगर 4 बार करते हैं तो कितने 25 चौका 100 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो 73 दशमलव कुछ होगा। 73 के बाद दशमलव में कुछ आएगा दोस्तों, 73 के बाद दशमलव कुछ, यानी शुरुआत में 73 आएगा। इसमें तो शुरुआत में इसमें 73 नहीं है, तो 74 से स्टार्ट हो रहा है, ये 75 से स्टार्ट हो रहा है, ये 72 से स्टार्ट हो रहा है। तीनों ऑप्शन कट गए तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर 2, जो कि 73 से शुरुआत हो रहा है, 73.92। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में y लिखेंगे, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग n लिखेंगे। चलिए बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया है तो y, नहीं समझ में आया है तो n। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक बार सभी प्यारे साथी इस सवाल को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों।
सभी लोग इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है, यदि एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% छूट देना चाहता है तो उसे 400 रुपये में बेचना होगा। यदि वह इसे 520 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ है प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए देखिए यहाँ पर, अगर दोस्तों एक दुकानदार है 20% का छूट देना चाहता है, तो जब 20% का छूट देगा तो वह बिकेगा कितने परसेंट में, 80% पर। तो 80% में बिकेगा दोस्तों, 80% पर यहाँ पर सामान को बेचा जाएगा और 80% में बिकेगा तो कितने रुपए में बिकेगा, 400 रुपये में। 80 का मान क्या है, 400 है। 80 का मान क्या है, 400 है। तो 100 का मान निकाल दीजिए। 100 का मान निकालेंगे, 100 क्या है, क्रय मूल्य। 100% का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाल देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 400/80 गुणे 100। 400/80 गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसको काटेंगे, अगर इससे काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 बार में 40 कैश कट जाएगा। यानी क्रय मूल्य क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्रय मूल्य दोस्तों 5 × 100 यानी 500। क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 500 इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य 500 हो गया, यानी सीपी क्या है, 500 है। एसपी क्या है, एसपी कह रहा है दोस्तों कि इसको बेचा जाए कितने में, 520 रुपये में। तो लाभ कितने का होगा, यदि 520 में जब बिकेगा तो लाभ कितने का होगा, ये पूछा गया है। 500 में खरीदा गया है, 520 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने का लाभ होगा, तो बताएंगे 20% का लाभ होगा। किस पर, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 500 है, 500 नीचे यहाँ पर लिख देंगे गुणे 100। ठीक, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है भाई, और 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 4 बार में कैंसिल। यानी कितने परसेंट का लाभ होगा, तो बताएंगे दोस्तों 4% का लाभ होगा। कितने परसेंट का, 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आप यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है और इसे 1440 रुपये में बेचता है। देखिए इसका सीपी क्या है, कुर्सी का सीपी क्या है, 1200 रुपये है। 1200 रुपये में कुर्सी को खरीदा गया है, लेकिन बेचने की जब बात आई है दोस्तों तो बिका कितने में, बिका कितने में, 1440 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो गया, देखिए घटा लीजिए। 1440 में से 1200 घटाएंगे तो कितने का फ़ायदा हो गया, फ़ायदा कितना का हो गया दोस्तों, 0, 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये 240 रुपये का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा यानी लाभ हो गया। लाभ परसेंट पूछा गया है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 1200, 1200 गुणे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। ठीक, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 20%। तो 20% का यहाँ पर इसको फ़ायदा हो रहा है। कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, 20% का फ़ायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत है दोस्तों। आप सभी लोग जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़िए दोस्तों, एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है भैया, इस सवाल कहना चाहता है कि यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले, यहाँ पर छूट गया है दोस्तों, त्रिज्या जो है यहाँ पर r है। ठीक है, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है क्या, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों बताने हैं। चलिए ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है दोस्तों। ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर काम करने हैं। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लंबवृत्तीय जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh ये होता है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है दोस्तों, ये बराबर है किसके, संपूर्ण पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है दोस्तों यह 2πRh + r, h + r ये होता है दोस्तों।
ठीक है। अब इसका बोला गया है यह 1/3 है, इसी का 1/3 है कौन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। यहाँ से काट सकते हैं, कटेगा यहाँ पर पाई और आर, यहाँ से पाई आर कैंसिल हो जाएगा। 2 से काट सकते हैं दोस्तों, 2 से भी यहाँ पर कट ही जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, चलिए यहाँ से कट जाएगा 2 से, चलिए ठीक है दोस्तों, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ से 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये 3 है दोस्तों, ये 3 जो है इसका एच में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3h, क्या होगा 3h बराबर एच प्लस इधर क्या बचा है, आर बचा है, एच प्लस आर। एच को जब हम इधर लेकर जाएंगे, बराबर के बाएं साइड जब लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3h माइनस का एच, इधर क्या बचेगा, आर बचेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों 2h बराबर का आर, 2h बराबर आर। ऑप्शन को मिला लीजिए, कहीं 2h बराबर आर दिया है तो कहीं नहीं दिया है, h के फॉर्म में सबका मान दिया गया है, तो h का मान निकाल दीजिए। h बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, h बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, h बराबर लिख सकते हैं r/2। क्या लिख सकते हैं, r/2, क्योंकि 2 से h में गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। h बराबर r/2, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/2r, 1/2r कह सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन किस में मिल रहा है, देखिए h बराबर 1/2r ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मेंसुरेशन का सवाल है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है आपको, बताइए दोस्तों। सवाल समझ में आता है तो वाई, नहीं समझ में आता है दोस्तों तो यन लिखेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखिए, और नहीं समझ पाए हैं तो यन लिखिए दोस्तों। प्रयास करिए दोस्तों कि एक ही बार में समझ जाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। बस मैं आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ, मेहनत आपको करने है दोस्तों। ईमानदारी से, मेहनत से, शिद्दत से आप यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए दोस्तों, और हर एक सवाल को आप समझिए, लगाइए। इसका PDF भी आप ले सकते हैं। PDF आप चाहिए अगर आपको, अगर आप PDF लेना चाहते हैं इसका, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विथ प्रमोद, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और कहा गया है कि मनीष एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जबकि अनिल उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पूरे कार्य के लिए वेतन 390 रुपये है। पूरे कार्य के लिए वेतन कितना है, 390 रुपये है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो मनीष की आय बताइए दोस्तों। पूछा गया है मनीष की आय कितनी है। देखिए जो पैसा बढ़ता है वो किस पे बढ़ता है, क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है, क्षमता के अनुसार पैसा बांटेंगे। देखिए मनीष है, एक मनीष है और एक कौन है, अनिल है। मनीष कार्य को 7 दिन में कर सकता है, अनिल उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो टोटल कार्य है कितना, दोनों का LCM 6 7 42 यहाँ पर हो जाएगा, 6 7 42। यहाँ से 6 बार में जाएगा, 7 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, ठीक है। यानी मनीष का क्षमता क्या है, 6, अनिल का क्षमता क्या है, तो अनिल का क्षमता दोस्तों 7 है, ठीक है। पैसा बढ़ता है किस हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, जितना क्षमता होगा उसी हिसाब से पैसा मिलता है। देखिए टोटल कितना पैसा बांटा है, टोटल 390, यानी इनकी क्षमता के अनुपात में 390 बटा है। यानी हम कह सकते हैं कि 7 + 6 13 का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 390 दिया गया है। 13 का मान कितना दिया गया है, 390 दिया गया है। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 × 39 30 हो जाएगा। एक अनुपात का मान 30 हो गया। तो मनीष की आय पूछा है, तो मनीष का आय कितना हो जाएगा, मनीष का क्षमता कितना है, 6 है, तो 6 अनुपात का मान निकालेंगे। 1 का मान 30, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 × 30, 6 × 18 180। यानी मनीष की आय क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा, 180 यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मनीष की आय कितनी हो जाएगी, 180 रुपये मनीष की आय हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर 6, प्रश्न नंबर 6 है,
इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के व्यय का बचत से अनुपात 7 संबंधित 3 है दोस्तों। व्यय और बचत, व्यय दिया है और क्या दिया है, बचत दिया है। व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है 7 संबंधित 3, ठीक है। यानी व्यय क्या है दोस्तों, 7 है, तो बचत क्या है, 3 है, तो इसकी आय क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा दोस्तों। अब जानते हैं व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है, आय होता है, ठीक है, आय होता है। अगर व्यय करता है 7, बचत करता है 3, तो उसकी आय क्या हो जाएगी, तो उसकी आय हो जाएगी 10, ठीक है, उसकी आय हो जाएगी 10। आगे बोला गया है कि यदि आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 8% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 2 दशमलव स्थान तक सही मान बताने हैं। देखिए अगर अनुपात में दोस्तों अगर 0 बढ़ा देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आप 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ाइए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ भी 2 0 बढ़ा देंगे। ये सब अनुपात है, तो अनुपात में 0 बढ़ाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्या कहा गया है, आय में 12% की वृद्धि करना है दोस्तों। 1000 का 12% निकालेंगे तो 12% निकालेंगे तो 120 बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर, 120 बढ़ जाएगा, ठीक। फिर आगे कहा गया है कि व्यय में 8% की वृद्धि करनी है। व्यय में 8% का वृद्धि, 1% का मतलब 7, 8 का मतलब 56 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 56 की वृद्धि हो रही है। इसके आय में कितना हो गया वृद्धि, 120 का, और व्यय में कितना का वृद्धि हो गया, 56 का। तो इसका मतलब बचत में कितना का वृद्धि किया गया होगा, तो 120 में से 56 घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों, 120 में से 56 घटाइए, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, और 11 में से 5 गया तो 6, यानी इसकी बचत में 64 रुपये की वृद्धि हो गया है। कितना वृद्धि हुआ है, 64 की वृद्धि हुआ है, किस पर, 300 पर, बटे 300 गुणे 100, ठीक। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 1 कम 3, यानी 21.33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21.33 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 21.33% की इसकी बचत में वृद्धि हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य किसे कहते हैं, सह अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, क्या हो दोस्तों, जिनका मौसा यानी HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो उसको, उन दोनों संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, सह अभाज्य, ठीक है। तो इसमें देखिए किसका मौसा 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 15 है, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 15 है, 15 में 3 और 5 है, और 141 में देखिए 141 किससे कटेगा, तो अंकों को जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा, यानी इन दोनों में 15 और 141 में 3 कॉमन है, यानी उसका मौसा 3 होगा, यानी मौसा 3 होगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मौसा 1 होना चाहिए, तब जाके यह सहभाज्य बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 15 है, 15 में 3 और 5 है, 94 है, 94 में दोस्तों देखिए ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ना तो यह 5 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ठीक है। ये इस 94 में ना तो 3 है और ना ही यह 5 है, यानी इन दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15 और 94 का मौसा 1 हो जाएगा, तो यही जो है सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। 15 और 94, यानी दो संख्याओं का मौसा अगर 1 आता है तो वही दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य कहलाती हैं। एक और होता है दोस्तों सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म होता है, सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, तो सह अभाज्य युग्म दोस्तों उसे कहते हैं जिन दो संख्याओं का अगर अंतर 2 है, अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, अगर अंतर 2 है तो उसको कहते हैं सह अभाज्य युग्म। जैसे अगर कहा जाए 3 और 5,
यह सह अभाज्य युग्म है कि नहीं। 3 और 5 का अंतर क्या होगा, 2 होगा, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य युग्म है। ठीक है, तो ये होती हैं दोस्तों सह अभाज्य का मतलब मौसा 1, सह अभाज्य युग्म का मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 18% कम में खरीदा होता और इसे 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 है। इसने बेचा कितने परसेंट की हानि पर, 15% की हानि, इसका मतलब उसने 85% पर बेच दिया। आगे कहा गया है इसमें कि यदि उसने 18% कम में खरीदा होता, 100 का 18% कम यानी कितने में खरीदा होता, 82% पर, 82 में खरीदा होता तो उसको और 108 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ हुआ होता। तो 82 का 30% क्या हो जाएगा दोस्तों, 82 का 30% लाभ का मतलब 130 में बिकता हुआ, तो 82 का 130 निकाल दीजिए, इससे पता चलेगा कितना में वह बेच रहा है। यहाँ पर काटेंगे, कैंसिल होगा 0 से, और 13 और दूना 26, हासिल का 2, 13 8 104 प्लस 2 यानी 106, 106 हो जाएगा। नीचे 10 है, 10 से भाग देंगे, 0.1 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जब वह 18% कम में खरीदा होता तो वह 30% लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता, 106.6 रुपये में बेचता। तो उसको लाभ कितने का होता, उसको लाभ होता कितने का, 108 रुपये का। यहाँ से अनुपात में कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से अनुपात में लाभ कितने का हो रहा है, 6, 1 और यहाँ से 2 यानी 21.2 रुपये का लाभ हो रहा है। 21.2 का मान क्या दिया है, 108 दिया है दोस्तों, 108। तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी 100 अनुपात का मान निकालना है। 121 का मान 108, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 108 बटे 21.6 है दोस्तों। यहाँ पर 21.6 है। ठीक है, अंतर ही दोनों का कितना रहा है, 21.6। तो 21.6 गुणे 100, बस इसी को हल करना है। इसको हल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए यहाँ पर 108 से काटेंगे दोस्तों, 108 दूना 216 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 1000 को तो 500 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 500 इसका क्रय मूल्य आ गया। 500 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 500 रुपये है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी संख्या बतानी है, इसका मतलब 12, 15, 18, 27 का क्या निकालना है, इसका लघुत्तम निकालना है, एलसीएम। तो इसका लसा निकालिए दोस्तों, जो लघुत्तम आएगा वही इसका आंसर है। इसमें क्या कहा है, सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से कट जाए। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 508 है। अब 27 है दोस्तों, 27 में 9 होता है, यानी जो ऑप्शन सही होगा वह 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये 508 9 से नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद और कौन सी छोटी संख्या बच रहा है, तो 540 भी है। 540 दोस्त यहाँ पर 9 से कटेगा दोस्तों, 9 से यहाँ पर कट जाएगा 540, 9 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक, 2 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 540 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो हमने देखा भैया यहाँ पर 9 है, 18 में भी 9 है, 27 में भी 9 है, तो 9 से जो कटेगा वही उत्तर सही है, सबसे छोटी संख्या कटना चाहिए। तो 508 सबसे छोटी थी जो कि 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। 540 9 से कट रहा है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बोरी में 50 किलो दाल है, इसमें तीन दालें ABC 4, 3, 3 के अनुपात में मिलाई गई हैं। दालों A, B और C का मूल्य क्रमशः दिया है 80 रुपये प्रति किलो, 60 रुपये प्रति किलो
और फिर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से 3 प्रकार के दाल हैं। दालों के 1 किलो मिश्रण का औसत मूल्य बताइए। देखिए 3 प्रकार के दाल हैं, एक ए प्रकार का है, एक बी प्रकार और एक सी प्रकार के, 3 प्रकार के दाल हैं। किस अनुपात में मिलाई गई हैं दोस्तों? 4, 3 और 3 के अनुपात में मिलाई गई हैं। ए प्रकार का दाल कितना रुपये प्रति किलो है? 80 रुपये प्रति किलो है। बी प्रकार का दाल कितने रुपये प्रति किलो है? तो ये 60 रुपये प्रति किलो है। और सी प्रकार का जो दाल है यह भी 80 रुपये प्रति किलो के 80 रुपये प्रति किलो का ये दाल सी प्रकार का भी है। हमसे पूछा है कि बताइए दालों के 1 किलो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। हम दोस्तों औसत इसमें से किसी को मान सकते हैं। इसका दोस्तों हम औसत मान लेते हैं 80 इसका औसत मान लेते हैं। तो इसका हम तुलना करेंगे कि जो ए प्रकार का दाल का जो रेट है 80 से कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो ये तो 80 बराबर हो गया, इसका डेविएशन आ गया 0। ठीक। बी प्रकार की जो दाल है इसका हम तुलना करेंगे 80 से 60 में, तो 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो 20 कम है तो 20 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि ये 3 किलो अनुपात में 1 किलो का जो वजन जो दिया गया है अनुपात में 3 दिया गया है। तो 20 गुणे 3 यानी 60, यानी 60 किलो इसका औसत से क्या है? 60 किलोग्राम कम है। इस 60 को आप बांटेंगे कितने में? इन सभी अनुपात में। ठीक। 4, 3, 3 यानी 6, 4, 10। 10 के अनुपात 10 से आप भाग देंगे, 10 लोगों में बांटेंगे तो कितना बटेगा? -6। यानी औसत जो होगा दोस्तों -6 कम हो जाएगा। -6 कम होगा तो क्या हो जाएगा? 74। ठीक। इसका औसत क्या हो जाएगा? 74। 74 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 74 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी हर 1 किलो का जो औसत मिश्रण का जो औसत मूल्य है क्या हो जाएगा? 74 रुपये हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। (625 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए दोस्तों दूरी क्या है? दूरी है 625 किलोमीटर, 625 मीटर। मीटर में है दोस्तों। जब आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है समय दोस्तों। ठीक है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बटे चाल करेंगे। यहाँ पर दूरी कितना दिया है? 625 मीटर दिया है, बटे चाल क्या हो जाएगा? देखिए सापेक्षिक चाल निकालेंगे दोस्तों। जब ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं सापेक्षिक चाल घटता है। तो 90 - 72 करिए 18 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। 18 से 18 यहाँ पर कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो 125 पंजे 625, तो इसका उत्तर क्या होगा? 125 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 125 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें वाई लिख के जल्दी से टाइप करेंगे वाई। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सवाल समझ में आ गया है तो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने सिक्कों वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। बोला गया है कि 615 सिक्कों में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में हैं। तो 50 पैसे का सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यह आपको बताने हैं दोस्तों। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 कैटेगरी के सिक्के हैं। एक 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्के दिए गए हैं। उनके मूल्यों का अनुपात दिया गया है दोस्तों। ये मूल्य है 3 मूल्य जो है दोस्तों 3 संबंधे 5
संबंधे 7 के अनुपात में मूल्य दिए गए हैं। अगर 1 रुपये का मूल्य 3 है तो इसका मतलब सिक्का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 सिक्का यहाँ से हो गया 1 रुपये का। 50 पैसे का मूल्य 5 रुपया है तो इसका मतलब 10 सिक्का यहाँ से हो गया, ठीक। प्लस 25 पैसे का 7 रुपये है, 25 पैसे का जो मूल्य है 7 रुपया है तो इसका मतलब 28 रुपये, 28 सिक्के 25 पैसे के हो गए। टोटल कितने सिक्के हो गए, 28 और 3 31 और 10 41। टोटल सिक्कों की संख्या दोस्तों 41 हो गया। अनुपात में कितना, 41। लेकिन सिक्कों की संख्या है कितना, 615। यानी 41 का मान 615 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा दोस्तों। 1 अनुपात का मान 15। अगर 1 अनुपात का मान 15 तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है, 10 सिक्के 50 पैसे के हैं, ये 10 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 15 है, 10 अनुपात का मान 150 हो जाएगा। 10 अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों, 150। भाई अगर 1 अनुपात का मान 15 है तो 10 अनुपात का मान निकाल लेंगे, 10 गुणे 15 करेंगे, 10 गुणे 15 यानी 150। 150 सिक्के हैं दोस्तों 50 पैसे के। किस ऑप्शन में है 150, तो ऑप्शन नंबर 1 में है 150। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। पाई का मान दोस्तों 22/7 का प्रयोग करना है। दोस्तों आयतन पूछा है तो इसका मतलब वही ऑप्शन सही होगा जो 11 से कटे, क्योंकि आयतन में पाई होता है, ठीक है। अब पाई का मान 22/7 होता है, 22 में 11 होता है, तो जो ऑप्शन 11 से कट गया वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन 11 से कटने वाला है। तो पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 7 1 8 और 7 1 8, 8 - 8 0 हो गया, इसका मतलब यह 11 से कट जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन 11 से कट गया और ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन 11 से कट गया दोस्तों वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो 11 से विभाज्यता का नियम भी आप लगा सकते हैं, आयतन पूछा गया है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है जिस पर मूलधन 2 वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में 700 रुपये हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, कोई मूलधन रहा होगा P, ठीक है, 2 साल बीता है, 2 साल बीता, 2 साल बाद ये मूलधन जो है कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, ठीक है। और 3 साल बाद कितना हो गया, 700। तो अगले 1 साल में कितना बढ़ गया, अगले 1 साल में कितना हो गया, 700 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं 500 700 का, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, 2 बढ़ गया। किस पर, 5 पर, गुणे 100, ठीक। 5 से काटिए, 20 5 100 और 20 दूना 40, तो 40% के हिसाब से रेट लगा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 40% दोस्तों, ठीक है, 40% इसका ब्याज है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर, एक बार सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर हमें बताएंगे। चलिए, प्रश्न में बोला गया है, यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क 30 प्रतियों का मूल्य 140 रुपये हैं तो उसी डीसी का 24 प्रतियों का मूल्य कितना होगा। देखिए 30 प्रतियों का मूल्य कितना है, 30 प्रतियों का मूल्य 140 रुपये दिया गया है, तो 24 प्रति का मूल्य क्या हो जाएगा, 140/30 गुणे 24, 140/30 गुणे 24, ठीक है। यहाँ से देखिए हल करिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटिए, 3 8 24 और 14 8 112, 112 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 112
112 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये है और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य बताइए। 1850 रुपये इसका अंकित मूल्य है, 9.5% का छूट देता है, तो इसका मतलब बिकता कितने में है दोस्तों? 90.5% पर, 90.5% पर सामान को, पंखे को बेचा गया है। तो 90.5/100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आप गुणा भाग करने से बढ़िया है आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा दीजिए। डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ के क्या बनाना होता है? 9 बनाना होता है। जहाँ 9 बन गया उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 8 एक 9 खत्म हो गया, बचा क्या? यहाँ पर 5 बच गया। बीच में गुणे का साइन है तो गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ से 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 5। 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का डिजिटल सम क्या होगा? 5 + 2 यानी 7। इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ऑप्शन भी वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 7 आएगा। ठीक है, जिसका डिजिटल सम 7 आएगा वही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 8 + 1 9 खत्म, 6 5 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2 आएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, 7 + 2 9 खत्म हो गया, 5 + 4 9 खत्म हो गया, और 6 + 1 7, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 8 1 9 खत्म, 4 4 8 8 16, 16 और 16 का डिजिटल सम 7 होगा, यानी तीसरा भी ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चौथा भी चेक कर लीजिए। चौथा चेक करेंगे अगर तो 7 + 2 9 खत्म, 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2, ये तो नहीं होगा। 2 ऑप्शन मिल गए सही, 2 ऑप्शन मिल गए डिजिटल सम 7 वाले। तो अब कौन सा सही होगा? अब देखिए दोस्तों कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो 5 का गुना जब 5 में करेंगे तो 25 होगा, यानी इकाई का अंक दोस्तों 5 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। अब दूसरा ऑप्शन में देखिए इकाई का अंक 5 है, लेकिन तीसरा ऑप्शन में इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 0 है। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब साफ है कि दूसरा जो ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप डिजिटल सम और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सवाल को आसानी से हल करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। जयशंकर ने अपने नियोक्ता से वार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि उधार ली। ऋण समाप्त करने के लिए उसे 2 वर्षों की अवधि के बाद 58,320 रुपये भुगतान करना होगा। उसने कितना रुपये उधार लिया है दोस्तों? कितना उधार लिया है? 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 3/25, यानी वो 25 रुपये उसका मूलधन था, 3 रुपये ब्याज दिया, तो इसका मतलब कितना दे दिया? 25 3 58 रुपये मिश्रधन दे दिया। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात यहाँ पर निकालेंगे आप। ठीक है, जो ये 58,320 रुपये भुगतान किया है, क्या भुगतान किया है? मिश्रधन भुगतान किया है। 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष की बात है तो एक बार फिर लिखेंगे 25 संबंधी 28, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। 8% का मतलब क्या होता है ना? 8% का मतलब होता है 2/25 होता है दोस्तों, यानी 25 था मूलधन, 2 ब्याज मिल के कितना मिश्रधन हो गया? 27। तो यहाँ पर 28 ना होकर 27 होगा दोस्तों। क्या होगा? 27। ठीक है, 27 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 625 हो जाएगा दोस्तों। कितना? 625। 27 का 27 में जब गुणा करेंगे तो 729 होगा। कितना होगा? 729। 729, यानी भुगतान कितना अनुपात में किया है? 729। भाई मिश्रधन क्या आ गया? 729। मिश्रधन 729 है, तो जो 58,320 रुपये भुगतान किया है मिश्रधन है, यानी 729 का मान ही दिया है कितना? 58,320। 58,320 जो है ये क्या है? मिश्रधन है। ठीक,
तो एक यहाँ पर आप मूलधन निकालना चाहते हैं, मूलधन आपको निकालना है, यानी 625 का मान निकालना है। तो 625 का मान निकालिए, क्या होगा? 729 का मान 58,320 है, तो 625 का मान क्या हो जाएगा? 58,320 गुणे भागा 729 गुणे 625, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस 729 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा ये आपको पता करने हैं। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक देखिए, 0 को छोड़ ही दीजिए, 0 के बाद यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। 9 के पहाड़ा में 2 कितनी बार में जाएगा? 9 के पहाड़ा में दोस्तों 2 कितनी बार में आएगा? तो 8 9 72, 8 बार में आएगा। इसका मतलब 729 से यह 8 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 80 हो जाएगा। अब 80 का गुणा करना 625 में, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। 8 5 40 के 0 हासिल का 4, और 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल का 2, ठीक। और 8 6 48 2 50, यानी कितना है मूलधन इसका आएगा? 50,000। मूलधन कितना आएगा दोस्तों? 50,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। 50,000 यह उधार लिया है, इस बात में कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप सभी प्यारे साथी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, कहना चाहता है सवाल क्या कि राबिया एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। एक है राबिया जो कि कार्य को 12 दिन में यह कर सकती है। एक लोग और है, कौन? सरिता इसको 18 दिन में कर सकती है, ठीक है। आगे कहा है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जब एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? पहले ये निकालिए टोटल कार्य है कितना। 12 18 का लघुत्तम जो होगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो इसका लौसक क्या होगा? 36। 12 से भाग देंगे तो कितनी बार में? 12 3 36। 18 से भाग देंगे तो 18 दूना 36। यानी जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ये 36 कार्य को कितनी की क्षमता से काम करेंगे? क्षमता जुट जाएगा 3 + 2 यानी 5 की क्षमता से यहाँ पर काम करेंगे। 5 7 35 1 36, यानी 7 सही 1/5 इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में 7 सही 1/5 नहीं दिया दोस्तों, 7 सही 1/5 नहीं दिया है, तो इसको आप 2 से अगर गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 सही 2/10, 7 सही 2/10, और 7 सही 2/10 ऑप्शन में मिल रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए 7 सही 1/5 नहीं मिल रहा था, तो 7 सही 2/10 का मतलब क्या है? 7 सही 1/5 ही तो है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम के घंटे 25% बढ़ जाते हैं और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 20% बढ़ जाती है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसमें लगाइए सक्सेसिव, यानी कितना वृद्धि हो रहा है? 25, पहले 25% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, प्लस 25 गुणे 20, 25 गुणे 20/100, ठीक। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 बार में कैंसिल, यानी 25 और 20 45 + 5 50। इसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हो जाती है दोस्तों? 50% की वृद्धि हो जाती है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में 50% है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 50%, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 20, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 20वां प्रश्न में क्या बोला गया है? देखिए दोस्तों, कहा गया है इसमें कि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे और अगले 6 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति बताइए। तो औसत गति का मतलब क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय।
अब यहाँ से देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है 4 घंटे, तो कितना दूरी तय कर लेता है? 75 चौको 300, इन 300 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करता है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 6 घंटे चलाता है 90 की स्पीड से, तो 9 छक्के 54 यानी 540 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय करता है। टोटल दूरी हो गया बटे टोटल समय कितना, यहाँ पर 4 घंटे, यहाँ पर 6 घंटे, टोटल समय कितना हो गया 10 घंटे। ठीक, 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे, देखिए इससे कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, 54 + 30 84 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। 84 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर दोस्तों कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।